जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जिस युद्ध की वजह से हम लोग बात करें कि हमारा भारत देश जो है गुलामी का पहला चरण की मैं बात करूं तो पहला चरण यहीं शुरू होता है गुलामी का। बात करने वाला हूं दोस्तों मैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, किसी पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठे रहो, कहानी को सुनो और देख पाओगे कि कुछ ही देर बाद आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना। केवल 10 से 12 मिनट की क्लास है। 10 से 12 मिनट की क्लास में आपका इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मैं खत्म करके दूंगा। प्लासी का युद्ध एक टॉपिक है, अपने आप में ही एक टॉपिक रहने वाला है। इसको मैं खत्म कर दूंगा 10 से 15 मिनट की क्लास में। आपको सारा ही क्वेश्चन आराम से कर पाओगे प्लासी के युद्ध से, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए मैं बात करता हूं कि प्लासी का युद्ध शुरू कब से हुआ। तो भैया शुरुआत अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब से मैं बात करना शुरू करूंगा। औरंगजेब जब था तो उसने एक व्यक्ति को बंगाल का दीवान बना करके भेजा जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। उस व्यक्ति का क्या नाम था? मुर्शीद कुली खान। इसको किसने बंगाल का दीवान बना करके भेजा था? तो वो था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना करके भेजा। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कुछ दिनों बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो आप देख पाओगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा खास कोई शासक बचा नहीं। ऐसा कोई जब खास शासक बचा नहीं तो अब क्या होगा? तो इसने क्या किया कि उसकी मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को अलग कर लिया। बंगाल को अलग कर लिया और यहां का खुद क्या हो गया? नवाब बन गया। तो बंगाल का आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन था, तो वो था मुर्शीद कुली खां। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के साथ ही पूरी कहानी को समझते चलिएगा। पूरी कहानी में आपको क्वेश्चन के जरिए, मतलब क्वेश्चन भी आपका केवल कहानी के जरिए मैं समझा दूंगा। ठीक है। फिर आगे क्या होता है? इसका कार्यकाल बढ़िया चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसके कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जब इसका मरने का समय आ गया तो इसने क्या किया? सुजाउद्दीन को क्या बना दिया? यहां का नवाब बना दिया। अब ये सुजाउद्दीन कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खां का दामाद। कौन था? दामाद ये था सुजाउद्दीन। अपने दामाद को बंगाल का नवाब बना देता है। कौन बना देता है? मुर्शीद कुली खां। अब ये बंगाल का नवाब बन गया सुजाउद्दीन। अब इस सुजाउद्दीन ने क्या किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खां को इसने क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया कि ये दीवान बनेगा। ये पैसे को कलेक्ट करेगा और कहां पहुंचाएगा? बंगाल में पहुंचा करके आएगा, हमको देगा। ठीक है ना। क्योंकि जब देखोगे कि बड़ा घर हो जाता है तो उसके लिए लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूंगा, इतना भी वो नहीं है। ठीक है ना। तो मैं क्लास को कंटिन्यू रखता हूं। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो अलीवर्दी खां को क्या बना देता है? दीवान बना कर देता है। ये दीवान बना देता है सुजाउद्दीन की ही देन है कि ये क्या बना है? अलीवर्दी खां दीवान बन गया। अब जब दीवान बन गया तो आराम से दीवान बना था, आराम से पैसे वैसे पहुंचा था, जो भी दीवान का काम होता है वो किया करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। मान लीजिए सुजाउद्दीन का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद बन गया कौन? अब यहां पे बन जाता है ये सरफराज। जो सरफराज था, सरफराज नाम का व्यक्ति था, अब वो बन गया कहां का? बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब कौन बन गया? सरफराज बन गया। अब जब सरफराज बंगाल का नवाब बन गया
तो इससे देखा नहीं गया भाई, मैं पहले वो था, दीवान था, और इसके अंदर कोई ऐसी खासियत भी नहीं है सरफराज के अंदर जो ये मेरे ऊपर हुक्म चला सके। अब भाई जो अंदर तक जाता है ना, घर के अंदर तक कोई व्यक्ति जा रहा है तो आपके बारे में सब कुछ जान रहा है कि आप कितने पहुंचे हुए हो, कहां तक पहुंचे हुए हो, सारा कुछ आपके बारे में जानता है। तो भाई ये पैसे पहुंचाने जाता तो इतना तो जानता रहा होगा कि कौन कैसा है, सुजाउद्दीन कैसा है, सरफराज कैसा है, ये सब तो जानकारी रहती रही होगी। क्योंकि अब घर के अंदर कोई आपके ही मान लीजिए घर के अंदर कोई आपका दोस्त आता है, यार आता है, मित्र आता है, तो आप अंदर बैठाते हो उसको, तो आपके बारे में वो बहुत आराम से सब कुछ जानता है कि भाई यहाँ पे कबर्ड में ये पैसे रखता है, इधर वो रखता है, और ऐसा वैसा जितना भी है घर में कहे कौन कितने लोग हैं, ये सब कुछ तो जानकारी रखता है। ठीक है ना, सब पता ही चल जाता है, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इसको भी पता चल गया कि सरफराज ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है। तो ये क्या करता है, कुछ दिन बाद इसी के ऊपर आक्रमण कर देता है, इसी के ऊपर, सरफराज के ऊपर ही आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? सरफराज के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब जब भैया सरफराज के ऊपर आक्रमण कर देता है अलीवर्दी खां, तो यहां पे सरफराज की मृत्यु हो जाती है, सरफराज यहां पे निपट जाते हैं। अब होता क्या है कि किसकी मृत्यु हो जाती है? इसकी हो जाती है, सरफराज की। मारता कौन है? अलीवर्दी खां। और कब मारता है? तो 1740 में। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1740 में, गिरिया के युद्ध में। किसके युद्ध में? गिरिया का युद्ध। किनके किनके बीच लड़ा जाता है? अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में लड़ा जाता है, जहां पे सरफराज की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ का अब बंगाल का शासक कौन बन जाता है, नवाब कौन बन जाता है? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अब जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया, तो इधर अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज भी तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि पलासी का युद्ध जो हुआ है तो अंग्रेज और मुगलों के बीच में हुआ है, मुगल के नवाबों के बीच में हुआ है। तो भैया अंग्रेज भी तो रहे होंगे, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? तो अलीवर्दी खां के ही, अलीवर्दी खां के ही उसमें शासनकाल में क्या करते हैं ये लोग? किलाबंदी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं कि अलीवर्दी खां जो है तो बोल देता है कि ऐसा है कि इज्जत के साथ रहना हो तो रहो, वरना तुम बैग पैक करो और जा सकते हो। तो उस टाइम क्या करते हैं ये लोग, अंग्रेज लोग, कि किलाबंदी करना बंद कर देते हैं, मान जाते हैं कायदे से। इसी के शासनकाल में, अलीवर्दी खां के शासनकाल में ही वो लोग क्या कर देते हैं, बंद कर तो कर देते हैं। अब आगे देखिएगा कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। अब इसने जो अलीवर्दी खां है ना, इसी ने बोला था कि मधुमक्खी, जो अंग्रेज लोग हैं ना, यूरोपीय लोग हैं, ये लोग पता है कैसे हैं? मधुमक्खी के समान है, मधुमक्खी के समान है ये लोग। अगर आप इनसे अच्छे से बात करोगे तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इनसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये आपको काट खाएंगे। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने, किस नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी थी, या मधुमक्खी कह करके पुकारा था? तो किसने था? तो वो व्यक्ति है अलीवर्दी खां। इसको आप देख पा रहे होंगे, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है कि जो अलीवर्दी खां रहता है, उसका एक नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला कौन था? नाती का मतलब ये नहीं कि उसके बेटे का लड़का, वो तो पोता हो गया, नाती था। इसके जो अलीवर्दी खां थी ना, खां था ना, उसके 3 बेटियां थी। 3 बेटियों में सबसे छोटी वाली बेटी का लड़का था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उसको इसने, अलीवर्दी खां ने क्या कर दिया, उसको बुला दिया यहां का बंगाल का नवाब। अब इससे भाई साहब 3 बेटियां हैं, 3 में से 2 बेटियां तो गुस्सा होंगी
कि सबसे छोटी वाली बेटी के ही बेटा को क्यों बनाया गया? मेरा भी बेटा तो योग्य है, मेरे बेटे को ही बना सकते थे, लेकिन उसी को क्यों बनाया गया? इससे ये लोग बहुत परेशान थे। मतलब आपस में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा आपस में ही इन लोग कर रहे थे। और जो लड़के थे, लड़के लड़के आपस में लड़ रहे थे, और जो मौसी मौसी थी इन लोग की आपस में, बहनें भी खटपिट तो चलती रहती है कि भाई उसके बेटे को बना दिया गया, मेरे बेटे को नहीं बनाया गया। मतलब टेंशन में तो थे ही, आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला को एक बात पता चलती है कि भैया अंग्रेज लोग जो हैं तो वो क्या कर रहे हैं, किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो किलाबंदी करना जब स्टार्ट कर दिए हैं तो इससे इसका मूड खराब हो गया। बोलता है कि हमारे नाना थे तब भी तुमने यही काम करना स्टार्ट किया था, अब मैं बैठा हूं तब भी तुम यही शुरू करे हो। ये क्या नाटक मचा के रखे हो? बाहर से आए हो तो इज्जत के साथ रहो, वरना यहां से भगा दिए जाओगे। तो इस बार अंग्रेज डरे ही नहीं इनसे, सिराजुद्दौला से। बोले कान है ये सिराजुद्दौला वाला, शुरू रखो, किलाबंदी करना शुरू रखो, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाएगा सिराजुद्दौला को भी। अब क्या होता है, ये अंग्रेज लोग चाहते ही थे, ये लोग चाहते ही थे कि लड़ाई वड़ाई हो, क्योंकि अब इनके अंदर मतलब पावर आ चुकी थी, थोड़ा थोड़ा तो पावर आ ही चुकी थी कि भाई इनको पता चल गया था कि कोई विशेष यहाँ पे गद्दी में बैठा हुआ है नहीं, ये सब आपस में ही अलग अलग हो चुके हैं। मुगल काल का समय चल रहा है, तो उसमें ही मुगल काल में जो बैठा हुआ है शासक, वो भी ज्यादा मजबूत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजों को नादिर शाह के आक्रमण से सब कुछ पता चल गया था, सब कुछ खुल गया था एकदम से कि जो यहाँ का वो है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो ये लोग जानबूझ के ऐसे नाटक कर रहे थे, कुछ तो ये जानबूझकर ही नाटक कर रहे थे कि लड़ाई हो आपस में, हम लड़ाई करना चाहते हैं। तो अब ये लोग बंद नहीं करते, किलाबंदी स्टार्ट है इनकी। तो एक फोर्ट विलियम नाम की जगह रहती है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो इसमें ये सिराजुद्दौला क्या करता है, जाकर के आक्रमण करता है और उस किले को क्या कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। और अपने कब्जे में करने के बाद एक व्यक्ति रहता है, उसको ये गिफ्ट करके, मतलब कि अब तुम यहां का संभालो और मैं जा रहा हूं अपनी जगह में जहां से आया हूं, ठीक है। तो ये फिर से वापस आ जाता है। तो इससे अंग्रेज एकदम बौखला गए कि भैया इन लोग के अंदर इतनी कहां से पावर आ गई नवाबों के अंदर कि हमारे ही व्यक्ति को मार दिया और मेरा ही किला लूट लिए। जैसे होता नहीं है कि पड़ोसी क्या चाहता है कि जानबूझ के कपड़ा, देखते होंगे कि आंटी जो एक होती है ना, जो लड़ाई करने वाली होती है, वो क्या करती है, जानबूझ कपड़ा अपना साइड वाले दीवार में रखेंगी ताकि दूसरे वाले व्यक्ति का कुछ लग जाए, उससे दाग वगैरह लग जाए तो फिर लड़ने का मौका मिल जाए। देखा है ना, देखे होगे, ठीक है ना। वैसे ही काम कर रहे थे अंग्रेज लोग, जानबूझ के ऐसा खोदा बिन्नी कर रहे थे कि नया बच्चा है सिराजुद्दौला, आएगा लड़ेगा, इसके बाद पीट पाट के बराबर कर देंगे हम इसको। तो जानबूझ करके ये लड़ाई करना चाहते थे और इनको तो मिल ही गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कालकोठरी नाम का एक वृत्तांत बताया जाता है कि मतलब एक व्यक्ति था हॉलवेल करके। वो व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं और मेरे साथ 146 लोग थे, टोटल 146 लोग थे, जिनमें से 123 लोगों को ये जो सिराजुद्दौला है वो 18/11 के समथिंग या 18/14 के समथिंग एक वो रहता है, मतलब काल कोठरी जगह जैसे समझ सकते हैं आप। एक रूम रहता है, 18/14 का, उसके अंदर इसने पैक करके मार डाला सबको। वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर भी इस व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला और उन सब की मृत्यु हो गई। और मैं केवल एक व्यक्ति जो बचा हूं, वो मैं बचा हूं। मेरे अलावा जो और लोग थे
145 लोग, उनकी मृत्यु हो चुकी और कुछ लोग इधर उधर खो गए। कहां गए ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अंग्रेजों के साथ ये गलत किया गया है। ये सारी चीजें सुन करके रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नाम था, उसको तो पहले से ही चाहिए था कि ये किसी तरह फोर्ट विलियम वाला प्रॉब्लम थी ही उनको, कि हमारा किला कैसे छुड़ा लिया। अब ये वाला बहाना लेकर के रॉबर्ट क्लाइव पहुंच गया कहां? बंगाल पहुंच गया। ये जब बंदा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंचता है, तो बंगाल पहुंचने के बाद क्या करना शुरू कर देता है कि आपस में ही ये देखता है कि ये क्या चल रहा है सिराजुद्दौला के अंदर, मतलब उसके घर जो किला उला है उसके अंदर चल क्या रहा है। तो देखता है कि एक मीर जाफर जो नीचे है, इसका अलग खिचड़ी पक रही है, और उसके साथ ही घसीटी बेगम, इनकी भी अलग खिचड़ी पक रही है। इनके मतलब बीच में कुछ अच्छा नहीं है। इसी का इसने फायदा उठाया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? मीर जाफर को अपने पास बुलाया और बोला, मीर जाफर यार, मैंने सुना है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब तुमको पैसे वैसे कम पड़ रहे हैं, तुमको पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं, तुम मेरा साथ दो, आओ मेरे साथ और मारते हैं इसको, सिराजुद्दौला को। इसके बाद जब गद्दी मिलेगी नवाबों वाली ना, उसको मैं तुम्हें दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा। मीर जाफर सोचते सही बात है यार। इसके बाद घसीटी बेगम को ही बुलाते हैं ये लोग, और घसीटी बेगम जो पहले से ही गुस्साई हुई थी कि मेरे बच्चे को अली वर्दी खान ने वो नहीं दिया, नवाब वाली गद्दी नहीं दी, मैं तो बड़ी थी, सबसे छोटे वाली बेटी को काहे दे दिए। इसे तो पहले ही घसीटी बेगम गुस्साई हुई थी, तो इसको भी मौका मिला और ये भी गई अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज तो और चढ़ा के बता दिए, अरे यार देखो घसीटी बेगम, बैठो यार, लेकिन देखो तुम्हारे साथ गलत हुआ, बड़ी बेटी तुम हो और तुम्हारे ही बेटे को नहीं दिए ये लोग गद्दी, नवाब की गद्दी कोई और ले गया, छोटी वाली बेटी के बेटे को दे दिए, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये बदला लूंगा। घसीटी बेगम भी इनकी तरफ हो गई। अब इस बात की इसको पता नहीं है सिराजुद्दौला को कि ये सब दोनों एक तरफ चले गए हैं। अब दोनों एक तरफ चले गए हैं, ये बात का इसे पता ही नहीं है सिराजुद्दौला को। अब इसके बाद क्या करते हैं कि क्लाइव कहता है कि ऐसा है कि अब सिराजुद्दौला, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, तुमने अंग्रेजों को मार डाला, बताओ 146 व्यक्तियों को तुमने मार दिया, ये तुमने बहुत गलत किया है अंग्रेजों के साथ। क्यों तुमने हमारे आदमियों को मारा? तुमको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये सब इसको ही बुरा लगा कि भाई तो मैंने कर दिया, अब इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है कि, और दरअसल बात ये थी ना कि ये मतलब किया ही नहीं था, ये बंदा किया ही नहीं था, केवल ये था कि मतलब लड़ना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हमें लड़ना है। अंग्रेजों का उद्देश्य ही था कि केवल लड़ाई हो और मैं इस सिराजुद्दौला को मारूं और वहां से हटाऊं। फोर्ट विलियम का किला लेना था इनको। तो इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया कि इनसे बात की, मीर जाफर से बात कर ली और घसीटी बेगम से बात कर लिया ये। और इसके साथ आप देख रहे होंगे राय, यहां पे है राय, राय दुर्लभ नाम का एक व्यक्ति था जो अमीर हुआ करता था। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये क्या किया करते थे कि कभी अंग्रेजों के साथ दिया करते थे और कभी इन लोगों का दिया करते थे, सिराजुद्दौला लोगों का। ऐसे ही जगत सेठ भी है, ये जगत सेठ भी बोला कि ठीक है क्लाइव साहब, ऐसा है कि ठीक है मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो इसने बोला बेटा तुमको पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि तुम मतलब गिनते गिनते तुम्हारा थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। ये लोग तो पैसे के बहुत बड़े वो हैं, इनको तो पैसे का वही था कि भाई किसी भी तरीके से पैसे कमाने। जो अमीर हो जाते हैं व्यक्ति ना, तो उनको लगा रहता है किसी तरह से पैसा आना चाहिए बस।
पैसा आना चाहिए बस, उनसे और कोई मतलब नहीं। क्लाइव ने बोला कि बेटा तुम्हें इतना पैसा दूंगा जगत सेठ कि तुम्हारा थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसे नहीं खत्म होंगे। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये दोनों व्यक्ति बहुत खुश होते हैं और क्या करते हैं, अब क्या करेंगे ये लोग कि ये लोग क्लाइव का साथ देने लगते हैं। तो इसकी टीम से कौन कौन हो गया, राय दुर्लभ हो गया और जगत सेठ हो गया। ये तो खुल करके सामने आए थे, लेकिन जो गद्दार व्यक्ति है वो है मीर जाफर। मीर जाफर ने कभी ये नहीं कहा कि साहब हम लड़ेंगे इधर से। अगर जो ये बात पहले ही सिराजुद्दौला को पता चल जाती कि मीर जाफर जो है ये लोग क्लाइव के साथ मिल गया है, तो ये किसी दूसरे को सेनापति नियुक्त करता, क्योंकि ये सेनापति था। मीर जाफर जो है वो सेनापति हुआ करता था बंगाल का, बंगाल के राजा मतलब राजा नवाब, उसका सेनापति हुआ करता था ये मीर जाफर। ये इतना बुरा व्यक्ति है ना, लेकिन इसके साथ भी बहुत बुरा होगा, काहे परेशान है? इनको भी हटाया जाएगा, इनका भी नंबर आएगा, इनको भी देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है यहां पे, सिराजुद्दौला नाम का जो व्यक्ति है उसको पता ही नहीं था कि हमारे साथ इतने गद्दार व्यक्ति बैठे हुए हैं। मीर जाफर बैठा हुआ है, उसकी खुद की सगी मौसी घसीटी बेगम भी, घसीटी बेगम उसकी मौसी थी, वो भी गद्दार है। उसे ये भी नहीं पता था कि लोग कितनी गद्दारी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने ही गिराते हैं, है ना, अपने ही गिरा देते हैं। बाहर वाले अगर जो केवल बाहर वाले आए ना तो उनसे लड़ना मुमकिन है, लेकिन अगर अपने ही गद्दार निकल जाए ना उनसे नहीं लड़ सकते आप। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है। अब लड़ाई देखिएगा कि इनके पास केवल 3000 सैनिक हैं, इनके पास केवल 3000 सैनिक हैं और इसके पास 50,000 सैनिक है सिराजुद्दौला के पास। फिर भी अंग्रेज कैसे जीत जाते हैं इसको आप देखिए। ये जो 3000 सैनिक हैं, यही सैनिक इनसे जीत जाएंगे 50,000 से। कैसे जीत जाएंगे, जब अपने ही गद्दार हूं मीर जाफर जो है वो कहता है साहब टेंशन मत लो, उसके पास केवल 3000 सैनिक है और अपने पास 50,000 की सेना रखा हूं। ऐसे मारूंगा क्लाइव को कि जिंदगी भर क्लाइव क्लैप करने लायक नहीं रहेगा, इतना भयानक मारूंगा इस क्लाइव को, टेंशन मत लेना आप। ये बेचारा टेंशन फ्री हो गया, आराम से सोचा कि अब मीर जाफर है मेरी तरफ और 50,000 की सेना है, जा करके अंग्रेजों का इसे थुड़ देंगे, एकदम कोहनी कोहनी मारेंगे। अगर एक एक थप्पड़ भी एक एक व्यक्ति मार देगा तो 3000 साफ हो जाएंगे। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि युद्ध में जाने के बाद ये व्यक्ति जो है इसने आक्रमण का आदेश ही नहीं दिया, आक्रमण का आदेश ही नहीं दिया। और फिर क्या होता है, ये लोग मारना शुरू कर देते हैं राम सिंह को। और सिराजुद्दौला कहता है यार मारो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, बोलो मीर जाफर ये सब मारे यार, क्या कर रहे हैं, 50,000 की सेना है, तुम 1,500-2,000 सेनाओं को ऐसे ही मरवा दिए, 3,000 सेना हमारी सेना को मार रही है। वे कहता है टेंशन मत लीजिए साहब, हम है ना, आप जाइए आराम सो जाइए। अब भाई ये बाहर तरफ जाने लगा, युद्ध क्षेत्र छोड़ करके जाने लगा कि अब जाएंगे आराम सो जाएंगे, अब मीर जाफर देख लेगा। अब ये जैसे ही आगे गया, आगे जैसे ही गया तो मीर जाफर का बेटा मीरन, मीर जाफर का बेटा मीरन आगे मिल गया। आगे मिल गया किससे, सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला से बोलता है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं किले तक, टेंशन मत लीजिए मैं आपको छोड़ देता हूं। ये बोला ठीक है। अब आगे जा करके मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब भाई अब खुद बताओ कि प्लासी का कोई युद्ध है,
ये प्लासी का कोई युद्ध है? आपको किस एंगल से ये युद्ध लग रहा है और किनके किनके बीच ये युद्ध लग रहा है? क्योंकि भैया मीर जाफर मिले हुए हैं क्लाइव से, घसीटी बेगम मिली हुई हैं क्लाइव से। अब मीर जाफर ने बोल दिया भाई आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लड़ूंगा और मेरा बेटा आपको पहुंचा करके आएगा ही। आगे मिल गया था बेटा, और इसके बेटे ने ही, मीर जाफर के बेटे ने ही सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। यह कौन सा युद्ध था? लेकिन एक बात इस कहानी से यह भी आप लोग सीख लीजिए, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। और यहां पे क्या होता है, अब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। अब बेचारा ये चला गया। अब यहां पे मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और नवाब बनने के बाद सबसे बड़ा बेवकूफ ये था जो अंग्रेजों का साथ दिया। अब अंग्रेजों का साथ देने के बाद इसका क्या होता है, अब देखिए। अब ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इससे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, भाई पैसा दो। अब इसने 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए आज के टाइम पर देख लीजिए, आज के टाइम पर भी ये 3 करोड़ बहुत मायने रखता है। 3 करोड़ रुपए लेकर के ये लोग कंपनी वाले, 3 करोड़ तो कम है, इतना तो लिखा गया, अब पता नहीं कितना लिए थे, ठीक है ना। 3 करोड़ इससे मीर जाफर से लेते हैं बंगाल की गद्दी देने का, ठीक है, और लेते हैं, अपना कंपनी चलाना शुरू कर देते हैं। अपनी कंपनी तो चला ही रहे थे। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ लिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला किससे हारा था और किसने मारा था? तो मीरन ने मारा था। मीरन कौन था? मीर जाफर का बेटा था। ये आप याद रख लोगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और राय दुर्लभ भी अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ये कौन थे? ये लोग अमीर व्यक्ति थे, अमीर लोग थे। जगत सेठ भी कहां किधर से लड़े थे? जगत सेठ भी आपके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़े थे। और इसके बाद सिराजुद्दौला की तरफ से कौन कौन लड़ा था? तो मीर मदान लड़ा था और मोहनलाल लड़ा था। ये मीर जाफर तो गद्दार था, तो इसकी बात ही छोड़ दीजिए। और इसके बाद घसीटी बेगम मौसी थी, फिर भी गद्दार थी, इसको भी छोड़ दीजिए। इनको भी अंग्रेजों की तरफ ही रख दीजिए। ये दोनों भी जाएं और अंग्रेजों से हाथ मिलाएं, हाथ जोड़ें और पैर पकड़ें, चाहे जो करें, उनकी मर्जी, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।